चलिए। तो क्या देख रहे थे हम लोग? 1955। तो इसमें हम लोग देख लिए थे। हाँ, 2003 तक ना। मतलब उसमें देख लिए थे कि नागरिकता कैसे प्राप्त होता है और कैसे समाप्त होता है। ठीक है। तो 5 तरीके जो नागरिकता प्राप्ति के, और 3 तरीके नागरिकता समाप्ति के, है ना। हाँ, 86 में अमेंड हो गया था, 87 में ये हुआ था। हाँ, 2015 में माइनर है, जो वो असम के क्षेत्र में जो हुआ था आपको, एनआरसी हुआ था, उसके संबंध में कराया गया था। ठीक है। चलिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 तरीका नागरिकता प्राप्त करने के, और 3 तरीके नागरिकता समाप्त होने के हैं। ठीक है। जिसमें आप देख लेते कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्रकृतिकरण के आधार पर, और क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, इन सभी आधारों पर भारत की नागरिकता आपको दी जा सकेगी। ठीक है। या दी जाएगी, इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है। ये क्या है और किस प्रकार से है। ठीक है। चलिए। तो अब आइए, नागरिकता के बाद क्या है। तो नागरिकता में आर्टिकल सब देख ही लिए थे, और यहाँ पे आप ये 5 तरीके जो प्राप्त होने के हैं वो आपने देख लिया था। ठीक है। इसके बाद आइए भाग 3 में, है ना। पार्ट 3, आर्टिकल 12 to 35, फंडामेंटल राइट, है ना, यानी मूल अधिकार। मूल अधिकार। ठीक है। तो मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं, है ना। मूल अधिकार 6। तो तो मूल अधिकार जो है ये 6 है। तो 6 कौन कौन से हैं? अकेले? हाँ, बताइए। हम्म। 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 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मूल अधिकार जो है वो मूलतः मूलतः 7 था। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को हटा करके 6 कर दिया गया, तो वर्तमान में जो मूल अधिकार की जो संख्या है वो 6 है। अब पहले हुआ करता था 7। ठीक है। चलिए। तो जो 6 मूल अधिकार जो वर्तमान में है उसको लिख लेंगे। लिखेंगे समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22।
right to equality, right to liberty, right to against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, constitutional remedies rights, rights for constitutional remedies है। हाँ जी। न हाँ हाँ, जाना है इसमें तो आप पूछ लेना है कि सर इसका इंग्लिश क्या होगा, ठीक ना। हिंदी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हंसने का इसमें जरूरत नहीं है, वो बढ़िया कि इंग्लिश आता है, मालूम है ना। है, हिंदी तो सीख जाएगा, इंग्लिश सीखना ना मुश्किल है जल्दी। है, हिंदी तो सीख ले हैं। है, इंग्लिश सीखने में दिक्कत हो जाएगा। इन्वायरमेंट कहाँ मिलेगा बिहार में आपको सीखने लायक। है, के छे में छे सब करता है कुछ ही सीखिएगा इंग्लिश, है ना स्कूल में पढ़ाता है इंग्लिश, है ना। वो सीबीएसई में कहे कि तो पढ़ा देता है सब, बिहार बोर्ड वाला तो पढ़े नहीं करता है ना। क्लास 6 में पढ़ाता है ऑन द टेबल इन द टेबल, पगला, है ना। ठीक है। प्रयास ऐसा करना है कम से कम दो गो भाषा आपका ठीक रहे, हिंदी या इंग्लिश दोनों, ठीक है। ये नहीं कि शुद्ध हिंदी मीडियम हो जाए, ऐसा शुद्ध इंग्लिश मीडियम हो जाए, दोनों ठीक बात नहीं है ना। दोनों दोनों ठीक रहे। इस देश में बहुत सारे भाषा के जानकार लोग रहे हैं, तो हम लोग कम से कम दो गो भाषा का तो जानकार हो ही सकते हैं, है ना, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 है ना। राइट टू लिबर्टी 19 to 22, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 20 and 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, ठीक है। तो वर्तमान में अभी आपके पास ये 6 मूलाधिकार है ना। ये 6 मूलाधिकार है। नोट करके एक बात लिखिएगा, क्या आर्टिकल लिखिए ना, नोट करके लिखिए। पहले लिखेंगे कि मूलतः भारत के संविधान में, इनिशियली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मूलतः भारत के संविधान में नागरिकों को 7 मूलाधिकार प्रदान किए गए थे। इनिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन हैव 7 फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अवेलेबल बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मूलतः भारतीय संविधान में नागरिकों को 7 मूलाधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 बट 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। बट 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, फंडामेंटल राइट इज रिमूव्ड, फंडामेंटल राइट इज रिमूव्ड, राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट नहीं लिखेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड, राइट टू फंडामेंटल राइट काट देना है, राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड अंडर फंडामेंटल राइट्स, and now it's shifted, legal right under
आर्टिकल 300A, नाउ इट्स शिफ्टेड लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, तो वर्तमान में इसको कहां कर दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 क के तहत। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार भी कहां चला गया है, 300 क में चला गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि तो वर्तमान में बच गया केवल 6 मूलाधिकार, एक जो है वो कहां चला गया, 300 क में चला गया, 300A में चला गया। ठीक है, दिक्कत तो हाँ जी, हाँ, ये आर्टिकल 31 में भी था, और आर्टिकल 31 में मूल तौर पे, और उसके बाद आर्टिकल 19F के अंदर में। ठीक है, 19F में, तो ये 2 जगह पे था, दोनों जगह से इसको हटा दिया गया। ठीक है, चलिए देख रहे हैं ना, यहाँ पे 31 का ब्लैक ब्लैंक दिख रहा है, 30 के बाद सीधे कहाँ गए, 32 पे आ गए हैं। तो 31 में वही था संपत्ति का अधिकार। तो वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। अब देखिए, अब ये इसको मूल अधिकार क्यों कहते हैं, है ना, मूल अधिकार को मूल अधिकार क्यों कहते हैं, बताइए। हम्म, कौन सा विकास, हाँ, सर्वनीय विकास, सार्वभौमिक। चलिए देखिए, मूल अधिकार को मूल इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि यह एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, सर्वांगीण मतलब होता है कि सभी तरफ से, तो सर्वांगीण कह दीजिए, चहुमुखी कह दीजिए, है ना, कि यह विकास जो है सो इससे इससे होता है, किससे, मूल अधिकार से, है ना। तो कौन कौन सा, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में मूल अधिकार का महत्वपूर्ण भूमिका होता है ना। मूल अधिकार की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसका जो भूमिका होता है वो इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो किसी व्यक्ति का सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट कराने के लिए ये जरूरी है कि यहाँ पे ये चीजें हो। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। अब है कि ये आर्टिकल है 12 से 35 तक में। ठीक है, और यहाँ आर्टिकल दिख रहा है आपको 14 से लेके 32 तक, है ना। तो यानी कि 12, 13, अब फिर उधर 33, 34, 35 की, ये क्या है भाई, है ना। तो और कल हमने जब नागरिकता आपको पढ़ाया था तो नागरिकता में बताया था कि मूल अधिकार भारतीय नागरिक को तो मिलते ही हैं, भारतीय नागरिक के साथ साथ भारत में रहने वाले विदेशियों को भी मिलता है ना। तो लेकिन कुछ आर्टिकल है जो केवल भारतीय नागरिक को ही मिलता है, विदेशियों को नहीं मिलता है। तो वो कौन सा आर्टिकल था जो केवल भारतीय नागरिक को मिलता है, 15, 16, 19, 29, 30। इट्स ओनली अवेलेबल फॉर द इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, अदरवाइज बाकी सब जो है वो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी मिलता है। ठीक है, चलिए, तो आइए आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 क्या कहता है, 12 कहता है राज्य की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल है, हम्म
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, यहां राज्य का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12, इसका मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, तो राज्य की परिभाषा में कौन आता है? पहले आता है सरकार। ठीक है, तो आपको बताए थे सरकार में कौन कौन शामिल होता है? विधायिका और न्यायपालिका, है ना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यानी कि सब सरकार सरकार का हिस्सा है। ठीक है, कार्यपालिका का काम क्या होता है? कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? कानून को लागू करेगी। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करेगी, है ना, ये क्या करेगी? एग्जीक्यूट करेगी। अब विधायिका क्या करेगी? बनाएगी, ये लॉ को फॉर्म करेगी। और जुडिशरी क्या करेगी? लॉ को रिव्यू करेगी, समीक्षा करेगी। ठीक है, तो ये कानून को लागू करेगी, ये कानून बनाएगी और वो कानून की समीक्षा करेगी। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर सरकार होते हैं। तो यहां पर राज्य की परिभाषा में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार कहा जा रहा है, तो इसका अर्थ समझ रहे हैं? केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका और केंद्र की न्यायपालिका, ये सब हो गया इसमें। समझ आ रहा है? सरकार में तो कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी सब है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहने का क्या मतलब हो गया? कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव और सेंट्रल जुडिशरी, है ना। तो केंद्रीय कार्यपालिका के कौन है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, ये सब केंद्र की कार्यपालिका है ना, क्योंकि ऑर्डर्स इन्हीं के पास से आता है। विधायिका, तो पूरे देश के लिए कानून कहां बनता है? संसद में बनता है, तो संसद क्या है? विधायिका है। और न्यायपालिका कौन है देश की? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्रीय सरकार में, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका और केंद्र की न्यायपालिका, ये सब आएगा। समझ रहे हैं? तो लिखेगा तो एक छोटा सा वर्ड है केंद्र सरकार, लेकिन इसमें आ गया केंद्र का कार्यपालिका, केंद्र का विधायिका और केंद्र का न्यायपालिका। क्लियर है? समझ रहे? ऐसे ही इसमें आएगा राज्य सरकार। तो फिर यहां पे सरकार लगा हुआ है, तो इसका भी तो 3 हिस्सा होगा ना। कौन कौन सा? राज्य न्यायपालिका। तो राज्य सरकार की कार्यपालिका कौन हो जाएगा? हाँ, हाँ, महान्यायवादी यहां नहीं होता है, महाधिवक्ता। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ठीक है, ये राज्य की कार्यपालिका हो गया। और राज्य की विधायिका कौन हो जाएगा? विधानमंडल, है ना, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आते हैं। ठीक है, क्योंकि राज्य के लिए कानून बनता है। सब बिहार के लिए शराबबंदी का कानून कहां बना है? बिहार के विधानमंडल में, जो पूरे बिहार में लागू हुआ है। तो हर राज्य की अपनी विधायिका भी होती है, तो वो हो जाएगा। अन्यायपालिका, तो न्यायपालिका कौन हो जाएगा? हाई कोर्ट, है ना। तो जैसे पटना हाई कोर्ट है, ठीक है, तो वो इसके अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो राज्य सरकार का ये क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। तो फिर यहां पर भी सरकार है, तो इसका भी 3 गो हिस्सा होगा। स्थानीय सरकार का कार्यपालिका, स्थानीय सरकार का विधायिका, स्थानीय सरकार का न्यायपालिका। तो स्थानीय सरकार कौन हो जाएगा? स्थानीय सरकार गांव में हो जाएगा ग्राम पंचायत, और शहर में होगा नगर निगम। तो इसका भी 3 कैटेगरी होता है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। इसका भी होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, अब फिर होता है जिला परिषद। स्थानीय सरकार का गांव में 3 स्तर, और यहां शहर में भी 3 स्तर। मतलब कि पहले होता है ग्राम पंचायत, तो यहां से आगे निकल के यहां पे देखेंगे कि नगर पंचायत जो होता है ये गांव से थोड़ा डेवलप होता है।
है ना। अब देखे होंगे बहुत सारा जगह पर कि जो पहले जहां मुखिया का चुनाव होता था, अब मुखिया का चुनाव नहीं होता है, अब वो नगर पंचायत बन गया है। और नगर पंचायत से बड़ा होगा तो नगर परिषद बन जाएगा, और नगर परिषद से बड़ा होगा तो बन जाएगा नगर निगम, जैसे कि पटना नगर निगम है। हाँ। हाँ। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मतलब होता है, देखिए क्षैतिज हो गया लेटा हुआ, ऊर्ध्वाधर हो गया खड़ा। ठीक है। तो अब इसमें जो है स्थानीय सरकार में आप देखेंगे कि यहां पर ग्राम पंचायत में ये जो गांव के स्तर की जो स्थिति है, ग्राम पंचायत समिति फिर जिला परिषद। ठीक है। अब ग्राम पंचायत जो है, तो यहां पर तीन स्तर में ग्राम पंचायत का सारा चुनाव डायरेक्ट होता है। यहां पर मुखिया, वार्ड का मेंबर, पंच, सरपंच सब सीधे जनता चुनती है। ठीक है। और यहां पंचायत समिति में आइएगा तो इसका सदस्य जनता चुनती है, लेकिन इसका अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है। यहां पर भी सदस्य जनता चुनती है, अध्यक्ष जो है वो सदस्य के द्वारा चुना जाता है। ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहीं पर यह जो कैरेक्टर हो जाता है इसका, ये क्षैतिज हो जाता है, क्योंकि यहां पे सीधे गवर्नमेंट जो है सो गवर्नमेंट से जनता कनेक्ट करती है। लेकिन यहां पर जहां चेयरमैन का पोजीशन होता है, वहां पर जो कंडीशन होता है वो ऊर्ध्वाधर हो जाता है। ठीक है। वो यहां पर जो है सो ऊर्ध्वाधर होकर के चलता है। तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, तो कहा था कि उसका 3 स्तर है। बलवंत राय मेहता ने जब सिफारिश करी थी तो वैसे ही सिफारिश करी थी, तो उसी को उसके हिसाब से देखा जाता है। नहीं, उसमें भी वो क्षैतिज बनता है, क्योंकि सबका आकार छोटा छोटा है ना। सबसे छोटा आकार है नगर पंचायत का, उससे बड़ा है नगर परिषद, और उससे बड़ा है नगर निगम। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पर सरकार कहने का क्या मतलब है। यहाँ जो सरकार कहा जा रहा है, तो जैसे वहां पर सब जगह पर आपको 3-3 स्तर दिख रहा है, वैसे यहां भी 3 स्तर है ना। तो यहां का 3 स्तर में आप देखिए कि ग्राम पंचायत में, अब ग्राम पंचायत की कार्यपालिका कौन होगा? मुखिया। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, वार्ड मेंबर, मुखिया, वार्ड मेंबर, ये सब क्या हो जाएंगे? एक सब कार्यपालिका हो गया आपके स्थानीय स्तर पे। ठीक है। अब वहां विधायिका कौन होगा? ग्राम सभा, विलेज असेंबली, है ना। तो विलेज असेंबली में कौन आता है? हाँ, जितने लोग वोट देने की स्थिति में हैं वहां, वो सब है विलेज असेंबली। ठीक है। हाँ। और न्यायपालिका कौन हो जाएगा? सरपंच और पंच। तो ये स्थानीय स्तर का ये है। तो ये लोग भी इसमें क्या है, तो इसमें शामिल है। क्लियर है? समझ रहे हैं कि ये लोग भी यहां पर जो है सो शामिल है इसके अंदर में। ठीक है। नगर निगम में भी आप ऐसे देखिएगा कि नगर निगम में जो मेयर होते हैं, तो मेयर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कार्यपालिका। आज जो वार्ड काउंसलर हैं यहां पर, हर वार्ड के जो काउंसलर चुने जा रहे हैं, वो उनके माध्यम से ही बताया जाता है कि उनके गली में कहाँ का नाला खराब है, और कहाँ का गली का लाइट बदलवाना है, क्या करना है ना। तो वो लोग क्या हो गया? सभा, असेंबली हो गया, मतलब विधायिका। ठीक है। और यहां पर व्यवहार न्यायालय आपको होता है ना। हर जहां पर आप शहर में देखेंगे तो व्यवहार न्यायालय होता है। तो व्यवहार न्यायालय जहां पर सिविल विल का मैटर देखा जाता है, लड़ाई झगड़ा, तलाक वलाक, विवाह हुआ का, ये सब मैटर सब, तो वो हो जाएगा उसका न्यायपालिका। तो तीनों स्तर पर, तीनों स्तर पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तीनों स्तर पर आपको यहां पर ये स्थिति दिखेगी। हाँ, तीनों जगह पर। ठीक है। तो दिक्कत बुझा रहा कि नहीं है? क्या राज्य में रहेगा राज्यपाल? राज्य सरकार में बुझा रहा है ना? ये नहीं ना कि बुझा गया सब। यहां पर क्या है, देखिए जो गांव
धीरे धीरे शहर में तब्दील होता है, वो बन जाता है ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, सॉरी, ठीक है, नगर पंचायत। जनसंख्या में लेकिन सुविधा पे भी डिनोट करता है कि सुविधा क्या है ना। मैं तो बहुत जगह पे देखेंगे गांव में कि जनसंख्या ठीक ठाक है लेकिन सर्विसेज एकदम कम है। तो सर्विसेज कम है तो उसको नगर पंचायत में नहीं रखा जा सकता है। नगर पंचायत का मतलब है कि अब धीरे धीरे शहर आपका शहर के रूप में आप तब्दील हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब सुविधा बढ़ती है तो देखा जाता है नगर की, उसको पंचायत से आ जाता है नगर परिषद के तौर पे। आज जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज आपको जो दिखते हैं ना, से पटना जैसा जो महानगर है, तो इसको रख देते हैं नगर निगम में। तो इसके यहां पर भी आपको दिखेगा 3 कैटेगरी, मतलब सरकार कहते हैं स्थानीय सरकार, तो यहां पे भी 3 कैटेगरी आपको दिखेगा। और 3 कैटेगरी आपको दिखेगा कि जो मेयर होते हैं, पहले यहां मेयर का चुनाव इनडायरेक्ट होता था, अब मेयर का चुनाव इस बार डायरेक्ट हुआ है बिहार में, ठीक है। तो मेयर हो गया कार्यपालिका, मेयर आदेश देगा, है ना, कि उसको क्या क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। अब मेयर को कोऑपरेट करने वाले जो लोग हैं, जो लेजिस्लेचर के पार्ट यहाँ पे होते हैं वार्ड काउंसलर। जैसे यहाँ 26 नंबर वार्ड, 27 नंबर वार्ड, 28 नंबर वार्ड की गली में पानी का असुविधा है ना, इसमें तो बहुत गड़बड़ सब सिस्टम सब है। ये जो गलिया है, पगला टाइप गली है ये गलिया, है ना। इतना रहने का तो सब पटना में रह, लेकिन रहने का रहन सहन नहीं पता आदमी सबको। पगला सब छत पर रहेगा और छत पर से कपड़ा पसार देगा धर के। अब क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट में आपको यह गली पकड़ना है, नहीं तो रास्ता अच्छा है, इधर से घूम के आप जा सकते हैं, बहुत बढ़िया रास्ता है। लेकिन अब इन्हें से जाइएगा तो तुरंत पहुंच जाइएगा, तो लेकिन कितना के कपड़ा का पानी छू जाएगा आपके माथा पर कि कोई नहीं जानता है ना, है ना। कुछ कर देगा, कितना तो ऐसे खाना पीना खाया है, हाथ धो दिया, मैंने थोड़ा सा भी मैनर नहीं, है ना। कुछ कुछ तो उसमें आप देखेंगे थोड़ा सा एगो दुगो महिला लोग का गलती रहता है, लड़की लोग का, ये लोग का करके बलवा झाड़ेगी धर के, आयरन लपेट करके ले खिड़कियां खोल लो ले। अब केकरा मुंह पर जो तो वो भगवान जाने, है ना। अब क्या कहिएगा, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, बोलिएगा क्या बोलिएगा, है ना, सब हल्ला कर देगा। सिविलाइजेशन नहीं है। मोबाइल चलाने से लोग अपने आप को सिविलाइज पूछते हैं कि हम तो सिविलाइज्ड हैं, लेकिन सिविलाइजेशन मोबाइल में थोड़ी है, सिविलाइजेशन तो व्यवहार में है कि आप व्यवहार कैसे आप कर रहे हैं, है ना। देखिए राजधानी है ना, राजधानी का स्थिति है, कैपिटल है ना। तो राजधानी का तो अब गांव में तो कम से कम ठीक है इससे स्थिति जी। गांव में लोग इस सब मैनर का ध्यान रखते हैं कि सड़क से कोई जा रहा है तो भाई उसको कोई असुविधा ना हो, है ना। है हाँ, थोड़ा वहां एक कारण और है कि वहां स्पेस ज्यादा है, वहां स्पेस ज्यादा है। यहाँ घर पर घर चढ़ैले है सब, है ना, घर पे घर चढ़ैले तो बहुत तरह का दिक्कत होता है, तो इससे आम आदमी को दिक्कत होता है। तो ये सब अपने अपने गली का समस्या सभी वार्ड काउंसलर लोग जो है मेयर को कहता है कि सर हमारा है इधर का दिक्कत है। तो वार्ड काउंसलर यहाँ पे क्या हो गया, लेजिस्लेचर का पार्ट हो गया, विधायिका हो गया। मेयर एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गया, कार्यपालिका हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि हर जो नगर निगम है वहां पर आपको व्यवहार न्यायालय दिखता है ना, व्यवहार न्यायालय जिसमें सिविल केस हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो कोई अगर आपका जुडिशियल मैटर होता है तो आप उस जा सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर क्रिमिनल मैटर हो गया तो फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो है ही, है ना, जहाँ पे आप वहां पर जाकर के अपना मैटर दिला सकते हो। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सुविधा यहाँ पे भी है। पंच सरपंच तो हल्का फुल्का मैटर देखता है ना, कि कोई बकरी भुला गया, गांव में कौन बात का झगड़ा होता है कि हमारी बकरी नहीं मिल रही 3 दिन से। अरे भाई बकरी नहीं मिल रही तो मिलवो नहीं करेगी अब, है कि नहीं। अब उसका मैटर हो गया, है ना, मैंने ऐसा ऐसा नहीं, उसमें वो ही नहीं रहता, उससे कनेक्टेड रहता है। हाँ, ब्लॉक प्रमुख, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर भी इनका चेयरमैन होता है, परिषद का अध्यक्ष होता है सभापति। यहाँ पे सबसे इनका जो काउंसलर सब चुना जाता है, इसी का हेड जो है उसको कहा जाता है यहाँ पर समाहर्ता, कि ये जो होता है इस सब का हेड होता है। यहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर जितना चुनेगा उसका एगो हेड रहता है, जो काउंसलर सब चुना जाएगा उसका जो सबसे हेड होगा उस समाहर्ता यहाँ पे होता है, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये डायरेक्ट चुना जाएगा, काउंसलर डायरेक्ट चुना जा रहा है, यहाँ तीनों जगह पे काउंसलर डायरेक्ट चुना जा रहा है, ठीक है, तीनों जगह पर डायरेक्ट चुना जा रहा है।
अब ये मैटर जो है, ये सब मैटर, ये सबको अलग से आपका चैप्टर है। अब आप लोग इसमें रहिएगा तो फिर ये वाला मैटर, फंडामेंटल राइट का मैटर भी भूला जाएगा। समझ रहे हैं? मेन टॉपिक से चल जाएंगे दूसरा टॉपिक में। ठीक है, मेन टॉपिक आपका क्या है? फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट पे फिलहाल यहां पर इतने समझिए कि इसका भी अपना सरकार है, यानी कि इस सब सरकार में आता है। इस सब क्या आता है? इस सब सरकार में आता है। और सब के अब सरकार में आने का मतलब क्या निकला? कि इनमें से कोई भी आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता है, ये इसका मतलब निकला। महापौर यहीं पे आएगा, मेरे को हिंदी में कहते हैं महापौर। ठीक है, इसी को कहते हैं, है ना? तो बोलिए। हाँ, व्यवहार न्यायालय में सिर्फ सिविल जाएगा, बाकी क्रिमिनल कोर्ट अलग से होता है, वहां पे आप ये करते हैं। ठीक है, व्यवहार न्यायालय में संपत्ति उपत्ति का मामला, लड़ाई झगड़ा, तलाक वलाक का मामला जो है, उत्तराधिकार का मामला, ये सब जाता है, इसलिए उसको कहते हैं व्यवहार न्यायालय। ठीक है चलिए, तो ये सब जो है, इस सब में से कोई भी आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता है। यहां पर आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा संविधान में लिखने का जो मेन पर्पस है, मेन मोटिव है, ये आपको ये बताने का मोटिव है कि आपका फंडामेंटल राइट ये लोग नहीं छीनेंगे। ठीक है, मतलब कि सेंट्रल के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी में कोई नहीं छीन पाएगा, ये नहीं, यहां पे कोई नहीं छीन पाएगा आपका फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसलिए बताया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि मूल अधिकार राज्य के संबंध में क्या है? नकारात्मक है, और जनता के संबंध में सकारात्मक है। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए कि मूल अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक है और जनता के लिए सकारात्मक है। राज्य के लिए नकारात्मक है और जनता के लिए सकारात्मक है। इट्स पॉजिटिव फॉर द पीपुल एंड इट्स नेगेटिव फॉर द स्टेट। ठीक है, चलिए, तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है कि ये सब लोग आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते। इसके अलावे लीगल पर्सन, विधिक व्यक्ति, लिख लेंगे विधिक व्यक्ति। तो लीगल पर्सन किसको कहते हैं? लीगल पर्सन, विधिक व्यक्ति, वो भी राज्य की परिभाषा में शामिल होता है जी। तो लीगल पर्सन किसको बोलते हैं? सरकारी कंपनी, बिल्कुल सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट की जो कंपनी है, यानी कि पीएसयू। पीएसयू बोले तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, है ना? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, यानी कि कोई सरकारी कंपनी भी आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती है। मैंने कि पीछे जो समानता, स्वतंत्रता, ये सब पढ़े हैं, लिखे हैं, उस सब, इस सब में से कोई आपका छीन नहीं सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? बुझा रहा है ना जी? देखिए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? हाँ? नहीं भाई, लीगल पर्सन मतलब गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी विधिक व्यक्ति मतलब सरकार की कंपनी को विधिक व्यक्ति कहा जाता है, आदमी नहीं। ठीक है, वैलेट नहीं कर सकता है, मतलब उसके यहाँ नौकरी अगर आपकी लग जाएगी तो कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, शोषण नहीं करेगा आपका, है ना? आपके राइट्स को नहीं छीनेगा। ठीक है, हाँ, पीएसयू सरकारी कंपनी को कहते हैं, इसी को कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। ठीक है, पीएसयू को हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हाँ, भेल सेल गेल मेल टेल सब। चलिए आइए, तो जितना सरकार की, जितना मतलब जिसका, जिस कंपनी का मालिक सरकार है, वो सब ये है। ठीक है, वो सब पीएसयू है। अब कुछ कुछ कंपनी में क्या होता है कि सरकार से शेयर बेच देती है, सरकार शेयर बेच देती है। इकोनॉमी पढ़िएगा तो इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट होता है डिस इन्वेस्टमेंट का, उसको कहते हैं विनिवेश, है ना?
तो सरकार अपना कंपनी कैसे भी, मोदी जी बेचने में माहिर आदमी है ना, प्राइवेटाइजेशन खूब करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो डिस इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो ये जब डिस इन्वेस्टमेंट कराते हैं, देखिए कल बीमार हो गया है ना, डिस इन्वेस्टमेंट जब कराते हैं तो विनिवेश में क्या होता है कि आप, सरकार मान लीजिए कि मालिक है 100%, ठीक है, सरकार का है, तो सरकार इसमें मान लीजिए 70% हिस्सेदारी किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दी कि 70% तुम्हारा हो गया, जो है सो अब 30% सरकार का। तो अब मालिक कौन हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी मालिक हो जाएगा। 51% हिस्सेदारी जब तक सरकार की रहेगी तब तक मालिक सरकार रहेगी। डिस इन्वेस्टमेंट का रूल यह है कि 50% से ज्यादा का हिस्सेदारी जिसका रहेगा वही मालिक रहेगा। तो सरकार बेचते जाती है, बेचते जाती है, 10% बेचा मालिक सरकार है, 15% बेचा मालिक सरकार है ना, 25% बेच दिया मालिक सरकार है, 30% बेच दिया मालिक सरकार है। लेकिन बेचते बेचते सरकार ने अगर 51% बेच दिया और सरकार का रह गया 49%, तो सरकार अब हो जाएगी मजदूर, मालिक हो गया प्राइवेट कंपनी, है ना। तो यह धीरे धीरे मोदी जी बेच रहे हैं, है ना। पहले 10% बेचते हैं, फिर 15 बेचते हैं, फिर 25 बेचते हैं, फिर लेके पूरा बेच देते हैं, जाओ, है ना। है हाँ, इसलिए LIC कंप्लीट प्राइवेट नहीं है ना। LIC अभी प्राइवेट जो है सो नहीं हुई है, लेकिन अब अगर बेचते चल जाएंगे तो वही नियम है, देख लीजिए। जिस दिन 51% बेच दिए उस दिन हो गया, झूला उठा लीजिए, चलिए अब हिमालय, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो उनका अपना है कि भाई वो अगर बेच देंगे तो ठीक है। तो ये सब अपना सब करते रहता। अभी देखिए तब मोदी जी तो भी चर्चा में थे, अभी देख रहे हैं ना, अभी लोकतंत्र वाला जो कट्टर ईमानदार सांसद को बुला के पीटा है अपने घर में, है ना, और बोल ही नहीं रहा है, गोल बोले, मीडिया पूछता है कि कहे मारे हैं महाराज बताइए ना, तो बोल ही नहीं रहा है कुछ। उसको बताइए CM के घर में राज्यसभा सांसद को धर के पीट दिया सब बढ़िया से, वो महिला है बेचारी, अब महिला है का जी पता ही बतवा, इधर पूछ रहे बड़ी मार मारा है सब। दिल्ली दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में, है ना, मुख्यमंत्री के घर में बताइए धर के पीट दिया बढ़िया से। और वो बेचारी महिला सांसद, वो बेचारी है अथी में, हॉस्पिटल में, है ना, बड़ी मार मारा है सब उसको, डरे बेचारी, लिखा कंप्लेनो नहीं करा रही थी। और देखिए पिता कहाँ है, वैसे ही वो हॉस्पिटल में भर्ती भइल है, डॉक्टर उसका जांच कर अरे बाप रे, चलिए कोई बात नहीं, तो होते रहता है देश सब में, है ना। देखिए इसीलिए हम, देखिए इसीलिए हम यहाँ पर कोई दूध का धुला नहीं है जी। ऐसा जगह है ना पॉलिटिक्स कि यहाँ जो आता है वो वैसे ही बन जाता है ना, यहाँ सब वैसे ही जो है सो कर देता है, ठीक है। जबकि वो महिला सांसद है, कम से कम उसके साथ इस तरह का काम हम नहीं करना चाहिए था, है ना। ठीक है, कुछ भी है तो कम से कम बोलना भी चाहिए। तो पूरा घूम घूम के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उस पर एको लाइन नहीं बोल रहे हैं। अपना परिवार नहीं दिख रहा है, कह रहे हैं कि जोगी हट जाएगा मुख्यमंत्री से, पगला तोरा ना जेल भइले, तो इस्तीफा का नहीं दे रहा है पहले इस्तीफा तो पहले, अपने इस्तीफा नहीं दे रहा है, कह रहा है कि जोगी नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, मोदी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। ये सब कोई बात है? हाँ, आपने नहीं कह रहा है कि हमारा 2 तारीख को फिर जेल जाना है तिहाड़ में, है ना, 2 तारीख को। हाँ क्या जी? अरे मुद्दा जरूरी नहीं है, यह जरूरी है, ये बहुत जरूरी है ना। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर आपका नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनता है कि आप सवाल से क्वेश्चन पूछे, कहियो ना। हाँ, कहाँ बैठी थी? हाँ हाँ हाँ, तो वहां पर भी ध्यान देना चाहिए था, वहां पर भी ध्यान देना चाहिए था। नहीं नहीं, वहां पर भी ध्यान देना चाहिए था, नहीं वहां पर भी ध्यान देना चाहिए था, वहां पर भी अगर बैठे थे, है ना, तो वहां पर भी ध्यान देना चाहिए था, मणिपुर में भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सब नहीं, सब जगह जहां पर जो मुद्दा जब रहता है तब उसका बात होना चाहिए, उसका बात करना चाहिए, ठीक है। दूसरा के पांक उछाल देने पर अपना पांक धुलेगा नहीं, है ना।
बबीता फोगाट के मुद्दा उठा देने से माहीवाल का मुद्दा दब नहीं जाएगा। जो गलत है सो गलत है। नहीं, क्या है? कौन नहीं बोला? सब बोला, पूरा देश बोला, पूरे देश में चला था मैटर। सबका, सबके मुद्दा पे सब बोल रहा है, ठीक है, सबके मुद्दे पे सब बोल रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचिए कि दूसरा वाला के अपना वाला पकवा फेंक देंगे तो दूसरा का पकवा धुला जाएगा। पाक सबके ऊपर लगा हुआ है। अब पाक धोने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी सबको, पाक से पाक ना धुलाएगा, है ना। तो पाक से पाक मत धोइए, पानी से पाक को धोइए। लगा है तो जाके नहा लीजिए, नहाना पड़ेगा, वो चाहे इनको नहाना पड़े चाहे उनको नहाना पड़े, नहाना पड़ेगा दोनों को। अब वही मैं कह रहा हूं कि यहां पर सब जो है, सब का स्थिति वह है ना, सब का स्थिति वही है। और दूसरा चीज ये है कि ये जो है, ये जो ये केजरीवाल जो है ना, इससे तो हम तो स्पष्ट कर को हमको व्यक्तिगत तौर पे खुन्नस है, व्यक्तिगत खुन्नस है। व्यक्तिगत खुन्नस इसलिए है क्योंकि इससे उम्मीद बहुत ज्यादा था। हम लोग इसके कट्टर समर्थक थे अपने कॉलेज टाइम में। तो अगर आप चौराहे से गुजर रहे हैं और 4 गो बच्चा दारू पी रहा है, उस 4 बच्चा में एगो आपका अपना भाई है, तो पहला जूता किसको मारिएगा? यही बात है, पहला जूता अपने भाई को मारिएगा। कैसे कि आपको उससे उम्मीद नहीं था कि वो दारू पिएगा। बाकी 3 को से उम्मीद था, क्योंकि बाकी 3 को छुट्टल लड़का था गांव का, बखेड़ा सब था गांव का, तो वो पीता दारू, उसका आपको उम्मीद था कि वो तो पिएगा। लेकिन एगो जो हमरा था, जिसको हम खूब संस्कार दिए थे, खूब बढ़िया से पाल पोस के तैयार किए थे, यार ये बहुत बढ़िया निकलेगा, ये तो यूपीएससी क्वालिफाई करके कलेक्टर बनेगा, अब मालूम चला दारू पी के सुत रहा है। तो पहला जूता तो उसको मारेंगे, नैतिक कर्तव्य बनता है कि उसको मारे। जिसका पालन पोषण बढ़िया परिस्थिति में हुआ है, उससे आप उम्मीद करेंगे कि वो बढ़िया करेगा। और जिसका पालने पोषण खराब स्थिति में हुआ, उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अच्छा करेगा। इनसे बहुत उम्मीद था, इनसे पूरा देश जो है वो इस उम्मीद में था कि भाई बढ़िया करेंगे, है ना। क्रांति के पुत्र अथवा क्रांति के विनाशक, तो क्रांति के विनाशक हैं ही, है ना। क्या क्लास बहुत ज्यादा, तो मुद्दा पे भटक जाएंगे, तो ये आपको बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और आप रेगुलर तो रहते भी नहीं है, आज दिख रहे हैं खाली, ठीक है। तो आज आकर के कमेंट्री दर्ज करने का जरूरत नहीं है ना। तो डिस्टर्ब होता है आप जा सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो जाइए। रोज रेगुलर रहेंगे नहीं, तो रेगुलर नहीं तो कहां से करते हैं क्लास? हाँ तो वो तो होबे करेगा, आपके कहने से थोड़ी नहीं होगा कुछ भी। तो किसी किसी का भी कुछ भी हो, आपके कहने से कुछ बन रहा है, किसी का ये हो रहा है। यहाँ पर जो सही है जो गलत है वो बात हो रहा है। कहा आधा घंटा से चल रहा है जी, अभी रिकॉर्डिंग निकाल दें, रिकॉर्डिंग निकाल दें अभी। हाँ तो ठीक ठीक है, जाइए। बेवकूफ, बंद करो जी दरवाजा। तो जाना चाहिए घर से, जाके बैठ गया ऊपर, ऊपर काला बैठ गया जाके। अब इसके हिसाब से हम चलेंगे। चलिए, क्या देख रहे थे? लीगल पर्सन, है ना, विधिक व्यक्ति, ठीक है। तो विधिक व्यक्ति का मतलब क्या है जी? सरकारी कंपनी, है ना, कि जो भी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो ये सब पीएसयू जो है ये माना जाएगा कि ये क्या है, तो ये सरकार की कंपनी है।
इसके द्वारा भी आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट इसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखिएगा। तो 12 में खाली क्या है, राज्य की परिभाषा है। ठीक है, कि राज्य क्या है और किस प्रकार से है। यह यहां पर संविधान में बताने का मोटिव पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप ये समझ लीजिए कि फंडामेंटल राइट जो है इसका वायलेशन ये लोग नहीं करेंगे। ना देश की संसद करेगी, ना देश की कार्यपालिका करेगी, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सब चीज हैं, ये करेंगे। ठीक है, और ये कोई नहीं करेगा। ठीक है, हमारा विषय ऐसा है कि पॉलिटिक्स इसमें अइबे करेगा, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, ये होबे करेगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि सर इसको करिए, पगला हम जो किताब रट के आते हैं, जो पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकलिटी के साथ उसका कनेक्टिविटी है, और प्रैक्टिकलिटी से कनेक्टिविटी होगा तब आपको बुझाएगा, समझ में आएगा। नहीं तो आके ऑनलाइन लिखा के निकल जाने में कोई दिक्कत है कि आके निकल लिखिए लेके अपना निकलिए। उसमें तो बहुत पढ़ाने वाला है, कितना आप लोग को बुझाता होगा, आप लोग को बुझते ही होंगे। हम आधे घंटे में पढ़ा देंगे ना, तो क्या करो 5 घंटे के पढ़ाने के बराबर होता है हमारे, कि जो पढ़ा देंगे उतार देंगे दिमाग में, ओकरा जाके फिर ज्यादा ऊपर मेहनत करने का जरूरत नहीं है। जो पढ़ा देंगे वो पिला देंगे। आइए आर्टिकल 13 क्या कहता है जी। आर्टिकल 13 कहता है आर्टिकल 13 ये क्या कहता है, तो लिखेंगे कि संसद अथवा विधानमंडल, संसद अथवा विधानमंडल कोई भी संसद अथवा विधानमंडल कोई भी मूल अधिकार को, संसद अथवा विधानमंडल कोई भी मूल अधिकार को कम करने वाला, मूल अधिकार को कम करने वाला अथवा नियंत्रित करने वाला, कानून नहीं बना सकते हैं। ठीक है, संसद अथवा विधानमंडल कोई भी, है ना, माने कोई पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो आपके फंडामेंटल राइट को कम करता हो, जो आपके मूल अधिकार को कम करता हो। यदि कोई ऐसा कानून बन गया जो फंडामेंटल राइट को छीन रहा है, चाहे कम कर रहा है, तो देश का सुप्रीम कोर्ट अथवा देश का हाई कोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में और सुप्रीम कोर्ट संसद के संबंध में, अगर कोई कानून ये लोग बना देता है तो उनके कानून को ही क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, है ना, उसके कानून को खत्म कर देगा। लेकिन फंडामेंटल राइट को क्या कर देगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। ठीक है, मूल अधिकार को बचा लेगा, मूल अधिकार को कभी खत्म नहीं होने देगा। आर्टिकल 13 स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट को अथवा हाई कोर्ट को यह अधिकार देता है कि कोई भी राज्य की सरकार, चाहे देश की सरकार, मूल अधिकार को छीनने का ऐसा कोई कानून बना दी तो आप क्या करिए कि आप उसको खत्म कर दीजिए। मतलब उस कानून को खत्म कर दीजिए, लेकिन मूल अधिकार को खत्म मत होने दीजिए।
मतलब आपका मूल अधिकार कोई आपसे छीन नहीं सकता है। क्लियर है? मूल अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि जब नहीं छीन सकते हैं तो संपत्ति का अधिकार कैसे छीना गया, है ना? तो देखिए, साधारण कानून बना के तो नहीं छीना जा सकता है, लेकिन संविधान में संशोधन करके छीना जा सकता है। तो जो आपका संपत्ति का अधिकार छीना गया है, उस संविधान में संशोधन करके छीना गया है ना? कैसे छीना गया है? संविधान में संशोधन करके, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। क्लियर है? तो जैसे आपने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, है ना? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो है, इसके तहत इसको छीना गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, नोट करके एक लाइन लिख लीजिए कि साधारण कानून से तो मूल अधिकार नहीं छीना जा सकता है, लेकिन साधारण कानून से तो मूल अधिकार नहीं छीना जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन करके छीना जा सकता है। संविधान संशोधन करके छीना जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए कि जब इस तरह की बात है कि आपका संसद जो है, पार्लियामेंट, है ना? तो पार्लियामेंट आपका अधिकार जो है सो नहीं छीन सकता है, ना पार्लियामेंट ना ये। अगर छीनेगा तो सुप्रीम कोर्ट आके रोक लगा देगा। क्लियर है? और दूसरी स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो रोक लगा ही देगा, दूसरी स्थिति यह है कि अगर छीनना बहुत मजबूरी बन जाए किसी कारणवश, तो आपको संविधान संशोधन करके छीनना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके छीनना है, ऐसे आप नहीं छीन सकते हैं। क्लियर है? तो साधारण कानून से नहीं छीना जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन करके छीना जा सकता है। क्लियर है? तरह में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब 14 जो है वो कहता है समानता का अधिकार, है ना? 14 से शुरू हो जाता है आपका क्या? समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में राइट टू इक्वेलिटी, आर्टिकल 14, 14 क्या कहता है? 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, अब देखिए, तो विधि के समक्ष समता, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ब्रिटेन का कंसेप्ट है। कहां का? ब्रिटेन का। लिख लेंगे, ये ब्रिटेन का कंसेप्ट है। आई कंसेप्ट देने वाला फिलोसफर का नाम है एबी डायसी। जिसने इसको दिया उसका नाम है एबी डायसी। ठीक है, अब विधियों का समान संरक्षण, ई वाला कंसेप्ट जो अमेरिका का कंसेप्ट है। इट्स कंसेप्ट टेकन फ्रॉम अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो हाँ, इनका ही विचार है, ये ब्रिटेन के ही थे, ब्रिटेन के ही थे और उन्हीं का विचार है ये एबी डायसी का। ठीक है,
ये है विधियों का समान संरक्षण अमेरिका। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। ये कह रहा है विधि के समक्ष समता, ये कह रहा है विधियों का समान संरक्षण। अंतर क्या है? ये कह रहा है कि कानून सबके लिए बराबर होगा, कानून सबके लिए बराबर होगा, है ना। मतलब कि कानून को कांस्टेंट बना देता है कि कानून सबके लिए बराबर होगा। कानून वो कह रहा है कि कानून सबके साथ बराबर व्यवहार करेगा। अब देखिए, मानसिक तंतु हिल रहा है कि क्या मैटर हुआ। ये कह रहा है कि कानून सबके लिए बराबर होगा, और दूसरा हिस्सा कह रहा है कि कानून सबके साथ बराबर व्यवहार करेगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? मतलब क्या कहना चाह रहा है? हाँ, ठीक है। हम्म, सभी के लिए बोलो, सबको साथ लेके चलेंगे। देखिए, विधि के समक्ष समता, अब विधियों का समान संरक्षण, ये है कि कानून सबके साथ बराबर व्यवहार करेगा, यानी समान कानून जो है करे, कानून सबके लिए बराबर होगा। तो कानून सबके लिए बराबर होगा, तो कानून सबके लिए बराबर होगा, तो ये बढ़िया बात है कि खराब बात है? बढ़िया बात है कि कानून सबके लिए बराबर हो। खराब बात है? बिल्कुल, तो जब ये बात करे तो इसी दोनों में अंतर समझिए। ये कह रहा है कि कानून सबके लिए बराबर होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि कानून यदि सबके लिए बराबर हो गया तब तो बहुत से लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, है ना। बहुत सबके साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि आपको सबके स्थिति भी तो अलग अलग है ना, सबका सिचुएशन अलग अलग है। अब इसे मान लीजिए कि आज किसी का फर्स्ट क्लास हो यहां पर, ठीक है, पहला क्लास करने आया और अधिकार मांगने आया। मान लीजिए टेस्ट हुआ, कि सर हमको भी टेस्ट देने का अधिकार दीजिए, हमको भी बराबरी दीजिए, सब लोग दे रहा है, हम भी तो पैसा जमा कर दिए, फीस दे दिए, तो हमको भी टेस्ट में बैठने दीजिए। वो मांग क्या कि हमको बराबर कर दीजिए, तो कर दिए बराबर, चलो हमारे लिए सब बराबर है, बैठ जाओ टेस्ट में। टेस्ट में बैठ गया, अब टेस्ट में बैठ गया, बस उसका नंबर आएगा माइनस में। कैसे को तो पढ़ा ही नहीं है ना पीछे की चीजों को, आप लोग का आगे आ जाएगा। अब क्या होगा, तो एक तरफ से उसको अधिकार तो मिल गया, हमने तो उसके साथ बराबर व्यवहार कर दिया, लेकिन यही बराबर व्यवहार उसको डिमोरलाइज कर देगा। अब उसके साथ एक्चुअल में बराबरी कब होगा, जब उसको अलग से छूटा हुआ क्लास दिया जाए, क्लास दे करके उसको पूरा कहा जाए कि लो इतना तुम कंप्लीट कर लो कोर्स, कोर्स कंप्लीट करके तब वो टेस्ट दिया जाए कि बोलो अब तो अब तुम बैठो टेस्ट में। अब क्या होगा, तब होगा वास्तव में बराबरी। अब अगर उसके अंदर में कैपेबिलिटी होगी, अब वो कैपेबल होगा तो बीट कर सकता है, लेकिन पहले तो बीट नहीं कर पाता। तो यही ये कहता है कि कानून जो है वो बराबर है, आई कानून सबके साथ बराबर व्यवहार करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार। जो एक बराबर लोग होंगे उनके साथ एक बराबर व्यवहार, आज जो बराबर नहीं होंगे उनके साथ बराबर व्यवहार नहीं होगा। यहीं से निकलता है आरक्षण का कंसेप्ट। आरक्षण का कंसेप्ट यही यहीं से निकलता है, यहीं से आरक्षण का कंसेप्ट निकलता है। विधि के समक्ष समता ई भारत में केवल 20% लागू है, ओनली 20% एग्जीक्यूटेड इन इंडिया।
और यह जो है ये भारत में 80% लागू है, 80%। ठीक है, यह 80% लागू है भारत में, ई जो है सो 20% लागू है भारत में। क्लियर है? क्योंकि भारत में लोग बराबर नहीं है, सब लोग, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मध्यम है। आज सबके लिए आप एक एक नियम बना दीजिए, तो उससे क्या होगा कि अमीर अमीर होता चला जाएगा और गरीब गरीब होता चला जाएगा, है ना। तो इसलिए यहां पर जो है सो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि क्या है और किस तरह की स्थिति है। हाँ हाँ, बिल्कुल यहीं से निकला है ये। आज जो देश में जो आप देखते हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो आरक्षण उरक्षण जो दिया जाता है, तो किसको दिया? समाज के कमजोर तबका को, समाज के कमजोर वर्ग को, है ना। जो समाज का कमजोर वर्ग है, कमजोर तबका है, उसको। ठीक है, कि जो कमजोर वर्ग है उसको यहां पर देना है। ठीक है, तो जो समाज का कमजोर वर्ग है तो उसके साथ एक समान कंस्टेंट बिहेव आप नहीं कर सकते ना। कंस्टेंट बिहेव करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो जो कमजोर है उसको आपको व्हील चेयर देना पड़ेगा, जो चल नहीं पा रहा है। आज जो ताकतवर है उसको भी दे दीजिएगा 100 से, किलो तुम बैठ जाओ इस पर, कहला नहीं देंगे, क्यों देंगे? तो वही है कि स्थिति के हिसाब से व्यवहार कीजिए, है ना। हाँ, जो कमजोर है उसको उसके हिसाब से। देखिए, आप समझिए कि मान लीजिए कि एक माता पिता है, ठीक है, इनके 2 बच्चे हैं। एगो बच्चा बचपन से ताकतवर है, हष्ट मुष्ट, है ना, बढ़िया है। एगो बच्चा जो बचपन से कुपोषण का शिकार है ना। जोर से हवा बहता है तो माता पिता को डर लगता है कहीं उड़ उड़ ना जाए, कहीं भाग चल ना जाए। तो अब माता पिता को क्या करना पड़ेगा? उसको दिखाना पड़ेगा बढ़िया डॉक्टर से। तब बढ़िया डॉक्टर से दिखाएंगे तो डॉक्टर साहब कहेंगे, काम करिए, इसको हॉर्लिक्स पिलाइए, इसको दूध पिलाइए, इसको बॉर्नविटा, इसको चिकन अंडा मटन खिलाइए, तो ताकतवर होगा। अब माता पिता मान लीजिए कि एगो नियम बना ले कि ना, हम अपना दोनों बच्चा के साथ बराबर व्यवहार करेंगे। अगर माता पिता का ही नियम हो जाए कि हम दोनों बच्चा के साथ बराबर व्यवहार करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि ये जो है ना, ये बेचारा, इसका हालत खराब हो जाएगा। तेज हानि होनी, अगर तेज आंधी अगर आ गया ना तो इसको दिक्कत हो जाएगा। तो माता पिता का न्याय क्या होगा कि इसको सुविधा दे, माता पिता इसको क्या करे? ताकतवर बनाए। ये माता पिता का न्याय होगा, ये माता पिता का वास्तव में क्या होगा? इनका पास जस्टिस होगा। तो ये चीज यहां पर आपको जो है सो ध्यान रखना है कि ये क्या है। तो यहां पर आप देखिएगा कि जब इस तरह का स्थिति बनेगा, जब इस तरह का सिचुएशन बनेगा, तो क्या होगा कि जब इसको जब देंगे हॉर्लिक्स दूध बॉर्नविटा, तो ये जो मोटका लड़का है घर में का, इसको लगेगा कि यार हमारा साथ तो माता पिता अन्याय कर रहे हैं, हमको दूध नहीं, इसको दूध, हमको चिकन नहीं, इसको चिकन, हमको मटन नहीं, इसको मटन। अब इसको टेंशन में पड़ जाएगा ही। तो यह होता है, देखिए कि जो जिसको आरक्षण नहीं मिलता है ना, वो कहता है हमारा नहीं, वो टेंशन में रहता है कि हमारा ना मिला। आज जिसको मिल गया वो तो, लेकिन समझना पड़ेगा कि आरक्षण का कंसेप्ट पॉजिटिव है, कंसेप्ट पॉजिटिव है, कंसेप्ट निगेटिव नहीं है। आरक्षण का कंसेप्ट पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि समाज में जो पिछड़ा हुआ है, समाज में जो कमजोर है, उसको कैसे मजबूत करिएगा? उसको मजबूत करने के लिए बैक सपोर्ट दीजिएगा ना। तो बैक सपोर्ट ही आरक्षण है। तो अब इसको डॉक्टर कह दिया कि इसको दूध दूध खिलाओ, तो ये आरक्षण ना हुआ इसको। लेकिन कब तक? जब तक कि इसके जैसा नहीं हो जा रहा है। जैसे ही इक्वल हो गया, अब इसको बंद कर दीजिए। आरक्षण भी यही कहता है कि जैसे आदमी ताकतवर हो गया, अब उसको बंद कर दीजिए। वो परमानेंट दवाई नहीं कि आप परमानेंट खिलाइएगा। ई कहेगा कि नहीं हमको भी मटन खिलाओ, हमको भी दूध पिलाओ, तो ये पगला मोटा के और भैंसा हो जाएगा, है कि नहीं? दिक्कत ना हो जाएगा जी, इसको तो और दिक्कत हो जाएगा। तो यहां पर यही ये है, इसको ध्यान रखना है ना, कि ये यहां पर कैसे है और किस तरीके से है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, कि यही ये कहता है, विधियों का समान संरक्षण यही कहता है कि समानों के साथ समान व्यवहार, है ना, असमानों के साथ असमान व्यवहार। यानी कि जब मान लीजिए कि एक समाज के लोग इक्वल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो ये लोग के साथ बराबर व्यवहार होगा, क्योंकि सब बराबर है। लेकिन मान लीजिए कि हम लोग का समाज ऐसा थोड़ी है। भारत का समाज कैसा है? एगो बहुत बड़ा है,
एगो छोटा है, एगो इससे बड़ा है। मतलब हम लोग के यहाँ का समाज जो है वो ऊपर नीचे का है। अब ऐसे में अगर एगो कांस्टेंट नियम बना देंगे ना तो देश का विकास ही नहीं हो पाएगा, सब लोग का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए अब मान लीजिए कि सबसे ऊपर है, तो ये जो निचवा है सबको यहां पर पहुंचाना पड़ेगा ना। तो सबको पहुंचाने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, बैक सपोर्ट देना पड़ेगा, निचवा से सपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो निचवा से जब सपोर्ट लगाएंगे तो यह सपोर्टवा आरक्षण कहलाता है। यही सपोर्ट क्या कहलाता है, आरक्षण कहलाता है। ठीक है, हाँ, तो ये इसी को कहते हैं आरक्षण। तो आरक्षण का कंसेप्ट यहीं से निकलता है, विधियों का समान संरक्षण, कि जो जैसा है कानून उसके स्थिति में उसके ऐसा व्यवहार करेगा। क्लियर है, समझ रहे हैं? तो यहां पे इसको जो है सो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर विधि के समय ये कहता है कानून के सामने, तो ये सब आपको आपराधिक मामलों में ये सब लागू होता है सामान्य तौर पे। कानून उनके मैटर में कानून किससे कोई जो है सो भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन यहां पे है कि कानून जिसकी जो स्थिति है उसके हिसाब से उसको व्यवहार करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 14 में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत 14 में? तो एक है ये वाला कंसेप्ट ब्रिटेन से लिया गया, वो वाला कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, कि जो जिस स्थिति में है उसके साथ उसकी स्थिति वाला व्यवहार करेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे आइए, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन completely prohibited on the basis of caste, religion, gender, birthplace और डायनेस्टी। ओके, तो ये क्या होगा, ये बैन होगा जी, भेदभाव नहीं होगा। अब बताइए कि भेदभाव होता है कि नहीं हमारे देश में? होता है, पूरे होता है। तो पूरे कैसे होता है? हैं? नॉर्थ इंडिया वाला अब फिर कहीं तक आएगा सब? तो आपके मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनना है तो करेंगे नहीं? प्रधानमंत्री बने के चक्कर में फ्री कर दिए सबको। है ये बिहार के खाली विद्यार्थी तो कितना बिहार का विद्यार्थी खींचा गया रहता है? अरे तो सरकार आदेश तो सरकार ना देती है। सरकार कह देती कि हमको अभी बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट है, बिहार में का विद्यार्थी सब बीएड और डीएलएड करके बैठा हुआ है बड़े स्तर पर, तो हमको ये वैकेंसी खाली बिहार के लिए देना है। तो इसमें कोई रोक भी नहीं लगता बिहार सरकार पर, कोई नहीं कहता कि हमको आके दीजिए इसमें, क्योंकि आपके यहाँ खुद बहुत बड़ा बेरोजगारी है ना, तो आप अलाउ कर देते। लेकिन अब उस समय थोड़ा मैटर दूसरा था, पिछला साल और फिर स्टार्टिंग में पूरा देश में थोड़ा छवि बन रहा था इनका कि भाई संयोजक समिति के अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, तो सब पूरा देश में छवि होना चाहिए कि बिहार रोजगार दे रहा है, बिहार सरकारी नौकरी दे रहा है। तब बिहार सरकारी नौकरी दे रहा है तो इस पर तो नहीं वोट वोट मिल जाता। लेकिन लास्ट में ना यह मिला ना वह मिला, अब बीच में चल गया बिहार का विद्यार्थी, है ना। मेन तो दिक्कत हो गया वो बिहार के विद्यार्थी को दिक्कत हो गया, नहीं तो मतलब जितना सीट पर मान लीजिए कि अदर स्टेट के का वैकेंसी हुआ है उस पर बिहार का ना लोग हुआ था, उस पर दूसरा कोई का नहीं हुआ रहता। लेकिन अब वो कर दिए, अब कर दिए तब वह नियम चल रहा है। हम्म, चलिए, तो देखिए भेदभाव होता है कि नहीं? तो भेदभाव होता है।
लेकिन ये भेदभाव जो आप लोग कह रहे वो वाला भेदभाव नहीं है ना। भेदभाव मतलब आरक्षण मिलता है ना, जात आरक्षण तो जातीय के आधार पर मिलता है, देश में जाति के आधार पर ही आरक्षण मिलता है, तब भेदभाव तो हुआ है ना। लेकिन देखिए अब यहां पे आपको इसको जस्टिफाई कैसे करना है कि भारत का संविधान नकारात्मक भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता है, सकारात्मक भेदभाव को बढ़ावा देता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे यहाँ। सकारात्मक भेदभाव, सकारात्मक भेदभाव का मतलब है कि किसी को आगे बढ़ाने के लिए, अगर कोई कमजोर है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम भेदभाव कर सकते हैं। अब सड़क पर मान लीजिए कोई लंगड़ा आदमी बेचारा धूप में परेशानी में चल रहा है, और कोई अगर हम फिट आदमी चल रहा है, तो जो धूप में बेचारा लंगड़ा आदमी है तो वो चल रहा है लंगड़ लंगड़ के, तो ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप उसको कोई सहारा दे दे, चाहे आप ही खड़ा हो जाएगी, चलिए हम आपको पहुंचा देते हैं, है ना। तो ये आपकी मानवता है कि आपने सपोर्ट कर दिया। तो अब मान लीजिए जो फिट आदमी वो करे कि हमरो तो नहीं सपोर्ट दो भाई, हमरो तो नहीं पहुंचा दो, ये तो गलत बात ना है। तो भेदभाव ऐसा ही होता है कि जो कमजोर है उसको सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाइए, है ना। तो उसको होता है, जैसे कि जाति के आधार पर जो पिछड़ी हुई जातियां हैं बिहार में उनको रिजर्वेशन, धर्म के आधार पर भी आरक्षण मिल ही जाता है, जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज है, उनको सपोर्ट मिलता है। लिंग के आधार पर भी भर भर के आरक्षण है, महिला आरक्षण, है ना। अभी आप देख लिए 33% लोकसभा में पास हो गया, विधानसभा में, है ना। अभी तक खाली आपको मुखिया पति दिखता था, अब आपको गाड़ी पर विधायक पति दिखेगा, सांसद पति दिखेगा। कैसे कि सीट तो रिजर्व रहेगा, तो रिजर्व रहेगा तो पति तो लड़ेंगे नहीं, तो पत्नी को लड़ा देंगे, है ना। ठीक है, तो पति को लड़ा देंगे, तो पति को लड़ा देंगे। तो अब देखिए, अब यह सब बात है, हमार विषय ऐसा है कि हमारा तो भाई पॉलिटिक्स में जाने पड़ेगा, बिना बिना गईले मैटर में नहीं सॉल्व होगा, है ना। नहीं जाएंगे तो आपको व्यवहारिक तौर पे समझाइए नहीं पाएंगे कि मैटर क्या है। गांव में देखते हैं मुखिया सब जीतता है तो जिसकी पत्नी रहती है वो पगला लिखवा देगा, बड़का बेड बनाएगा मुखिया पति, है ना। अब पूर्व मुखिया पति लिख दिया तो समझो कि एकदम बर्बादे कर दिया फिर तो। काहे से कि अब उधर मान लीजिए उस क्षेत्र में और तो मुखिया हुई होंगी, आ लिख दिया पूर्व मुखिया पति। अब पगला एगो पूर्व मुखिया पति लिख दिया, वहां के जितना बेचारी महिला मुखिया भई होगी वो सबको संकट में डाल दिया कि नहीं है, ये लिख करके। आ नहीं तो लिखना चाहिए कि अपने मुखिया पत्नी के पति, है कि नहीं। इससे एकदम क्लियर रहेगा कि उनकी जो पत्नी है ना, संबंधित उनका नाम, उनके हम भाई पति हैं, ठीक है। जबकि सब नहीं लिखना चाहिए। देखिए, आरक्षण महिलाओं को इसलिए दिया गया कि महिलाओं की पुरुषों पर से निर्भरता कम हो। आज जो महिला मुखिया बन गई वो खुदे बीडीओ से मिले, वो खुद जाके जिला के डीएम से मिले, कलेक्टर साहब से बतियाए, और कलेक्टर साहब से बात करके अपने गांव का विकास करे। कैसे कि गांव की एक महिला अगर जिला के कलेक्टर से बतियाने चल जाएगी ना, तो उसके माध्यम से गांव के 10 गो महिला पावरफुल हो जाएगी। ई कंसेप्ट है इसके पीछे। लेकिन ये पति नाम का प्राणी जब आ जाता है ना ऊपर, भाई महिला सबका अधिकार खत्म हो जाता है ना। इतना तुम तो बन गए तो तुम कहां जाओगी, बैठो हम जा रहे हैं ना, हम जाके डीएम साहब से बतिया के आएंगे। तो डीएमओ साहब की गलती है, डीएम साहब को नहीं बतियाना चाहिए। डीएम साहब कहना चाहिए कि जो आदमी मुखिया पर चुन के आया हम उनसे बतियाएंगे, आप कौन होते बात करने वाले, आप उनको भेजिए। तो अभी तो खाली मुखिया में ही नहीं दिखता था, अब जब 33% आरक्षण पास हो गया विधानसभा में सांसद के लिए, तो अब महिला ही सांसद, एमपी का चुनाव महिला लड़ेगी, विधायक का चुनाव महिला लड़ेगी। जो सीट रिजर्व रहेगा वहां पर पुरुष लोग लड़ेंगे, अनरिजर्व पर लड़ेंगे, लेकिन रिजर्व सीट पर तो महिला लड़ेगी। तो अब उनके पति महोदय क्या करेंगे, तो बेरोजगार थोड़े रहेंगे, तो वो अपने रोजगार में रहेंगे, तो वो अपने गड़िया पर लिखवाएंगे विधायक पति, सांसद पति। तो ये सब आने वाले समय में, अभी लागू हुआ नहीं है, 26 के बाद नियोजन होगा, मतलब कि चीजें होंगी। अब बाद 29 के इलेक्शन से इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, तो वहां में आपको ये देखने को मिलेगा। तो भेदभाव तो हो ही ना रहा है जी, कहां नहीं हो रहा है। तो अब इसमें पुरुष को लगेगा कि भेदभाव हो रहा है, लेकिन ये भेदभाव नहीं है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत समय से महिलाओं का अधिकार छीना गया, महिलाओं को उनके घर में बंद किया गया, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया गया, महिलाओं को पुरुष के बराबर का सम्मान नहीं दिया गया। तो इतना अपमान करके रखिएगा
इतना अधिकार छीन के रखिएगा तो कभी ना कभी तो जुर्माना भरना ना पड़ेगा। आप रोज क्रॉसिंग तोड़ रहे हैं तो तोड़िए, लेकिन जिस दिन कैमरा की नजर में आ जाइएगा उस दिन तो फाइन देना पड़ेगा। तो वह बात है कि जितना दिन तक आपने शोषण किया किया, अब देश आगे बढ़ रहा है, संविधान सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, और संविधान सबको अधिकार दे रहा है, तो फिर कैसे आप किसी का शोषण शोषण कर दीजिएगा। तो इसलिए लिंग के आधार पर भी यहां पर होता है भेदभाव, ठीक है। वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भी होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी का जन्म पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है, वहां पर धान गेहूं होबे नहीं करेगा, तो आदमी खाएगा कैसे। तो पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए सरकार अलग से सुविधा देती है, अलग से उनको फंड देती है। मैदानी क्षेत्र के लोगों को उतना फंड नहीं देती है। तो अब मैदानी क्षेत्र के लोग कहे कि नहीं हमको भी दीजिए, तब मैदानी क्षेत्र में तो दाल और गेहूं अनाज आराम से होता है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में तो नहीं ना होगा। तो यही आर्टिकल 14 बेस है इस सब चीज का, जो कहता है कि आपके स्थिति के अनुसार आपसे भेदभाव किया जाएगा। तो जिसका सिचुएशन खराब है उसके साथ ऐसा किया जाएगा, समझ रहे हैं। तो भेदभाव होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या भारत का संविधान भेदभाव को मान्यता देता है, देता है, लेकिन सकारात्मक भेदभाव को, नकारात्मक नहीं। माने किसी को पीछे खींचने के लिए नहीं, आगे बढ़ाने के लिए। वो भी किसको, जिसको समाज ने दबाया है, जिसको समाज में पीछे रखा गया है, उसको सपोर्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। क्लियर है, समझ रहे। तो यहां पे इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, समझ में आया है ना। आगे आइए, आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वेलिटी इन पब्लिक अपॉर्चुनिटी। लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब समझ रहे हैं कि सरकार जब कोई वैकेंसी निकालेगी सबको मौका देगी, है ना। सरकार सबको मौका देगी। तो सबको मौका देगी मतलब क्या, सबको मौका देगी मतलब कि आप देखेंगे कि सबको मौका देगी, इसका मतलब यह है कि सरकार क्या करेगी कि आप देखते हैं कोई वैकेंसी आता है तो कहती है जनरल इतना सीट, ओबीसी इतना सीट, ओबीसी में बीसी को इतना, ईबीसी को इतना, एससी को इतना, एसटी को इतना, डिसेबल को इतना, हर लोग को देती है कि भाई हर कैटेगरी के लिए सीट है। सीट रिजर्व भी रहता है। सीट इसलिए रिजर्व रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कमजोर तबका का आदमी है, उसके पास संसाधन उतना ज्यादा नहीं, तो उसके सीट पर मजबूत तबका वाला सब जाके कब्जा ना कर ले। इसलिए सबको सीट दिया जाता है कि भाई सबके हिस्से का सीट है। सरकार किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगी। आप आइए सरकार के यहां आकर के आप नौकरी लीजिए, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या आपको नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब है कि सरकार किसी से भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी वैकेंसी निकालते वक्त, ठीक है। वैकेंसी में उस सबको बराबर का मौका देगी। क्लियर है। नेक्स्ट लेंगे आर्टिकल 17। क्या, तो वो तो आपका वो जाति धर्म लिंग के आधार पर थोड़ा हो रहा है। सक्षमता तो वो अलग चीज है ना। अब आपको अब आईएएस बनना है तो भाई उसके हिसाब से योग्यता तो रखनी पड़ेगी, है ना। वो तो निर्धारित करेगा। आपको कहीं जाना है, मान ली कोई कोई वैकेंसी में, तो आपसे टेक्निकल रख सकता है। बाकी जाति धर्म लिंग इस तरह का कोई आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है खत्म कर देना, है ना, समाप्त कर देना, ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है। हाँ, छुआछूत, हाँ, अस्पृश्यता शुद्ध हिंदी है, सामान्य तौर पर इसको कहते हैं छुआछूत, ठीक है, छुआछूत का अंत। तो ये क्वेश्चन में लिख देगा अस्पृश्यता तो दिक्कत होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अस्पृश्यता को ही छुआछूत कहते हैं, ना।
हाँ हाँ, तो अस्पृश्यता जो है, छुआछूत, अस्पृश्यता, तो अस्पृश्यता का मतलब ही होता है कि आपको ध्यान रखना है कि अनटचेबिलिटी, कहीं पर कोई किसी से छुआछूत का भाव नहीं रखेगा कि आप इस जाति के हैं, आप इस धर्म के हैं, है ना, तो हम आपके साथ बैठेंगे नहीं, हम आपके साथ चाय नहीं पिएंगे, आपका छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे, है ना, ये सब चीज नहीं होगा, है ना। माने कि भेदभाव छुआछूत के आधार पर नहीं होगा कि कोई निम्न वर्गीय है, कोई उच्च वर्गीय है, तो उसके में बीच आप इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यदि आप भेदभाव कर दिए, यदि आपने भेदभाव कर दिया और ऐसा कंप्लेन हो गया, प्रूव हो गया कि हाँ आपने ऐसा किया है, तो आपका राजनीतिक अधिकार छीना जा सकता है। आपको चुनाव लड़ने से मना कर देगी सरकार कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते अगर ये प्रूव हो गया कि आपने इस तरह का काम किया है। इसी के संबंध में एससी एसटी प्रोटेक्शन एक्ट 1989 बना है, अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण अधिनियम 1989। ठीक है, नोट कर लिख लीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण अधिनियम 1989। ठीक है, 1989। ठीक है, ओके। अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण अधिनियम 1989। ठीक है, ये क्या है, तो भाई जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना है, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है ना, उनके साथ कुछ गलत तरीके का आचरण आपको नहीं करना है। अगर गलत आचरण करेंगे तो कंप्लेन हो जाएगा, और कंप्लेन हो जाएगा तो ना एससी एसटी एक्ट बहुत खतरनाक रहता है ना, लग जाएगा तो जल्दी बेले नहीं होगा, माने सबऑर्डिनेट कोर्ट तब बेले नहीं देता है, तो देगा सीधे कहां, हाई कोर्ट से। ठीक है, हाई कोर्ट से बेल देगा, तो इसमें बहुत दिक्कत हो जाता है। प्रूव होना चाहिए, है ना, प्रूव, नहीं तो नहीं, तो कोर्ट से ऑर्डर आना चाहिए, कोर्ट उस पर ऑर्डर दे, है ना, नहीं तो उसके लिए जाना चाहिए कोर्ट, पीआईएल डालना चाहिए, है ना, क्योंकि कोर्ट ही प्रूव देगा ना, अब हमारे आपके कहने से थोड़ी होगा, कहने का कोई मतलब होता है, जब तक कोर्ट कोई ऑर्डर ऑफिशियली ना निकाल दे, न्यायपालिका जब तक कोई ऑर्डर ना रिलीज कर दे, तब तक आपके कहने से, हमारे कहने से, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है ना। कोर्ट कह देगा सब हो गया, है ना, बस कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बनता है कि कोर्ट इस मैटर पर अपना बात कहे। ठीक है, तो एससी एसटी प्रोटेक्शन एक्ट जो है सो यहां पर रहता है, तो ये ध्यान है, ये केवल एससी एसटी वर्ग के लिए ही है, हाँ उन्हीं लोगों के लिए है, बाकी सबके लिए ये नहीं है। ठीक है, एससी एसटी कम्युनिटी के लिए है। बहुत बार हालांकि इसका मिसयूज भी हो जाता है ना, सब डरा वरा भी देता है ना, कि भाई हम मतलब आपस में झगड़ा करेगा, कहे कि एससी एसटी एक्ट लगा देंगे, तो ये सब भी गलत चीज होता है ना। तो हालांकि इसी संबंध में दीपक मिश्रा जब हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा था कि भाई इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए, और एससी एसटी एक्ट यदि किसी पर लगता है तो कम से कम डीएसपी रैंक का ऑफिसर जाके जांच करे, और डीएसपी रैंक का ऑफिसर जांच करने के बाद अपना रिपोर्ट सबमिट करे, उसका रिपोर्ट देखने के बाद ही ऐसा कुछ भी जो है सो किया जाएगा, यानी कि उसका रिपोर्ट हो जाए, वो कह दे कि हाँ सही में ऐसा घटना घटा है, तब इस पर कोई एक्शन किया जाए, अन्यथा एक्शन नहीं किया जाए। ये दीपक मिश्रा ने कहा था, लेकिन इस पर बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था। ठीक है, तो सरकार इसको ठीक करने के बजाय और मजबूत कर दी, वर्तमान में और ज्यादा मजबूत है कानून, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारा हंगामा हो गया था, तो सरकार इसको और ज्यादा मजबूत बना दी। अब मजबूत बना देने की स्थिति में अब क्या हुआ कि यहां पर आप देखेंगे कि इन चीजों को यहां पर रखा गया। ठीक है, तो इसलिए इसको यहां पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अस्पृश्यता में किसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि छुआछूत नहीं करना है। अब सब बहुत तरह का आदमी, सबके दिमाग में बहुत तरह का बात चलता है, तो जैसे कि अब है कि भाई छुआछूत नहीं करना है, ठीक है, तो अब ये तो है कि भाई जातीयता के आधार पर या धर्म के आधार पर नहीं करना है ना ये सब चीज। ठीक है,
अब फंड एगो नियम है कि जब इमरजेंसी रहेगा तब फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड रहेगा, मूल अधिकार सस्पेंड हो जाता है जब आपातकाल रहता है तब। तो एगो पूछा कि सर एगो बात बताइए कि अगर देश में आपातकाल लगा हुआ हो उसमें हम किसी के साथ छुआछूत कर दे तब तो हमको सजा होगा कि नहीं होगा? कैसे तब तो चल ही नहीं रहा है ना, उस टाइम पे तो चल ही नहीं रहा है ना, उस समय तो आपका स्टे ही नहीं कर रहा है। तो लेकिन उस समय आपका केस तो रजिस्टर होगा, उस समय भले एक्शन ना हो पाए किसी कारणवश, यदि सरकार इन्वॉल्व है तो जैसे ही सिचुएशन ठीक होगा एक्शन हो जाएगा, है ना, वो एक्शन हो जाएगा। तो किसी भी स्थिति में अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, किसी भी स्थिति में नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 18, है ना। 18 क्या है? उपाधियों का अंत, है ना, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, ठीक है। तो उपाधियों का अंत का क्या मतलब है कि भारत सरकार किसी को कोई उपाधि नहीं देगी, ना देगी ना लेने देगी, माने सरकार देगी भी नहीं, आपको यूं नहीं कहेगी कि जब तुम जाके बाहर से लेके चलो। अगर आप कोई बहुत बढ़िया काम कर दिए हैं इसके लिए कोई बाहर की सरकार आपको उपाधि देना चाह रही है तो आपको भारत के राष्ट्रपति से परमिशन मांगना पड़ेगा कि सर हम जाके ले लें। तो यदि वो परमिशन आपको दे दिया तभी आपको जाके ले सकते, नहीं तो आप ले भी नहीं सकते हैं, ना सरकार आपको देगी और ना आप बाहर से जाके ले सकते हैं उपाधि कोई। क्यों नहीं ऐसा कर सकते? तो इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उपाधि मिलने के बाद आम आदमी थोड़ा विशेष हो जाता है, तो विशेष हो जाता है तो सरकार के नजर में हो सकता है उसको थोड़ा सुविधा उविधा बढ़ जाएगा, थोड़ा चीजें बढ़ जाएंगी और उस भेदभाव होने, आम आदमी और उसके बीच में भेदभाव हो जाएगा। जैसे राजतंत्र में होता था, राजतंत्र में राजा अपना फेवरेट आदमी सबको बहुत उपाधि देता था, ठीक है, तो उपाधि देता था, उन लोगों को बहुत तरह का फायदा रहता था। तो यहां कहा गया कि हम किसी को कोई उपाधि और टाइटल नहीं देंगे, ठीक है। तो सरकार किसी को कोई उपाधि और कोई टाइटल नहीं देती है, लेकिन इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में वो केस पहुंच गया कि जब सरकार कोई उपाधि नहीं देती है तो ये भारत रत्न कौची है भाई, ये कहला देते हैं आप पद्मश्री कहला देते हैं, आप पद्म भूषण कहला देते हैं, पद्म विभूषण कहला देते हैं, नहीं देना चाहिए। तब कोर्ट ने कहा कि देखो तोरा सबके पॉलिटी कमजोर है, एला तू लोग आ गया, ये भारत रत्न पद्मश्री पद्म विभूषण ये सब टाइटल नहीं, ये सब पुरस्कार है, पुरस्कार दिया जा रहा है। कोई आदमी अपना जीवन में कुछ अच्छा किया है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए हम उसको पुरस्कार दे रहे हैं ताकि वो तो खुश होबे करे, उसको देख करके और 10 आदमी जो उसके आसपास का उसको भी कुछ अच्छा करने का भाव मन में पनपेगा। ऐसे क्या होगा कि लोग देश में अच्छा अच्छा काम करेंगे, है ना, जिससे कि उनको सम्मान मिले। तो इसलिए इसको हम देते हैं। हालांकि साथ में कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक बात कहा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी इस पुरस्कार को परफिक्स या सरफिक्स के रूप में अपने साथ नहीं जोड़ सकता है। परफिक्स सरफिक्स समझते हैं ना, उपसर्ग या प्रत्यय, हिंदी में इसको उपसर्ग प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में आप इसको नहीं जोड़ सकते, यानी कि ना तो नाम के आगे और ना नाम के पीछे। यदि इसका कोई कंप्लेन हो गया कि संबंधित व्यक्ति को ये पुरस्कार मिला है, आई सरकारी कार्यालय में जाके कह रहे हैं कि हमारा काम पहले कर दो कैसे कि हमको यह मिला है, तो ऐसी स्थिति में उनका अवार्ड छीना जा सकता है और साथ में उनको जो राशि दी जाएगी वो राशि भी उनसे वापस ले ली जाएगी। तो ये एक प्रकार का पुरस्कार है, ये किसी प्रकार का ये नहीं है कि आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो सरकार कोई भी आपको उपाधि नहीं देती है। दूसरा चीज और देखो, बात ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई एकेडमिक अचीवमेंट है तो आप अपना एकेडमिक अचीवमेंट अपने नाम के साथ लिख सकते हैं। जैसे आप शिक्षक बन गए तो लिखिए शिक्षक हैं आप, ठीक है। आप पीसीएस क्वालिफाई करके आप डीएसपी बन जाए तो लिखिएगा डीएसपी समथिंग, है ना। एसपी बन गए तो एसपी आईएएस, आप आईएएस आईपीएस अपने नाम के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपका रैंक है, ये आपका एकेडमिक अचीवमेंट है। तो जो आपने अपनी योग्यता से प्राप्त किया है
अपने पढ़ाई लिखाई से उसको आप अपने नाम के साथ परफेक्ट सर्विस के रूप में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लिखते हैं आईएएस आईपीएस, सब लोग लगाता है अपने नाम के सामने, डीएसपी एसपी लगाता है नाम के साथ, है ना। सेना में कोई है तो लिख कैप्टन, है ना, कर्नल, है ना, मेजर, ये सब लोग अपने नाम के साथ लगाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस सेना का उसका रैंक है, वो किसी प्रकार का कोई उपाधि नहीं है। ठीक है, क्या डॉक्टर, हाँ तो डॉक्टर देखिए, डॉक्टर है, ये भी एकेडमिक अचीवमेंट है। ठीक है, मिसाइल तो नाम लोग दे देता है, ये कोई टाइटल नहीं है, लोगों ने प्यार से लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, ये कोई उपाधि नहीं है। ठीक है, लोगों ने, उनकी वो योग्यता थी, है ना, आज भारत जो परमाणु बम बना पाया है उनकी योग्यता है, इसलिए उनको मिसाइल मैन कह दिया गया। ठीक है, तो ये कोई टाइटल या ऑब्जर्व नहीं है, या इसके माध्यम से अलग से कोई उनको सुविधा नहीं मिल रहा है। ठीक है, डॉक्टर जो लोग लगाते हैं वो पीएचडी वाले लोग लगाते हैं, तो वो उनका एकेडमिक अचीवमेंट है, वो लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। आप भी अगर पीएचडी कर लीजिएगा तब बिन डॉक्टर है कि डॉक्टर लिख दीजिएगा, है ना, कि हम डॉक्टर ये। ठीक है, तो पीएचडी करने वाले लोग को डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिलती है, तो उनको ये अधिकार होता है कि अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा ले। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका पूरा समानता का अधिकार। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। ठीक है।